बाबू देखो तुम लोग अ, इसमें आज हम लोग इसके जो सब सेक्शन 2 है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। तो तुम लोग को पता होगा, देखो इसमें दे रहा था आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। चूँकि पिछले भाग में तुम लोग देख चुके हो कि लुई 16 जो था कैसे टैक्स बढ़ाया था, है ना। इसमें भी तुम्हारा बुक में जिक्र किए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो पुराने हमारे इसके इसी डायनेस्टी के पुरबन डायनेस्टी के हैं, जो पुराने हमारे जो राजा थे, उनको टैक्स बढ़ाने ये टैक्स बढ़ाने से पहले क्या कहते हैं, फ्रांसीसी सम्राट जो है अपनी मर्जी से ना टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे और नहीं लगा सकते थे। उनको ना स्टेट जनरल, जिसको प्रतिनिधि सभा हम लोग कहते हैं, उसकी बैठक को ना बुलाना पड़ता था। इसमें देखो दिए हुए भी है कि फ्रांस इन द ओल्ड रेजिम, है ना, मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल एलोन। विल का मतलब इच्छा शक्ति, अपने इच्छा शक्ति के साथ, मतलब ऐसा वो नहीं कर सकता था कि अपनी मर्जी से ना टैक्स जब मर्जी किया तब बढ़ा सकते थे। आपको ना जनरल स्टेट जनरल, जिसको हम लोग कहते थे उस समय की असेंबली को, प्रतिनिधि सभा, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली हमारी हुआ करती थी, उससे तुमको ना परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन इसमें दे रहा है क्या कि सबसे बड़ा चीज़ है कि स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल जो हमारा इंस्टीट्यूट था, इस पैराग्राफ में तुम देखोगे, इसमें दिए हुए भी है कि जनरल स्टेट विच विड देन पास दीज न्यू टैक्सेस एंड स्टेट जनरल वाज पॉलिटिकल बॉडी टू प्रपोजल ऑफ द न्यू टैक्स। किसी प्रकार का, मतलब वो एक राजनीतिक संस्था थी, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, इसी तरीके का। पार्लियामेंट तो डेमोक्रेटिकल है, लेकिन उस समय ये जो स्टेट जनरल हुआ करता था हमारा, पूरी तरीके से हम लोग इसको डेमोक्रेटिकल नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन वो उस व्यवस्था के तहत में स्टेट जनरल हमारा हुआ करता था, जहाँ पर ये सब बातें होती थी। लेकिन दे रहा था कि संस्था के बैठक बुलाने का जो काम था सम्राट ही करते थे। और देखो लास्ट मीटिंग जो है, कह रहा है लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी 1614 में हुआ था। यहाँ देख लीजिए, ये 1614 है, ये 1614 में। अंदाज़ा लगाओ कि 1789 की घटना है और 1614 में ये मीटिंग हुई थी। इसका मतलब 175 साल तक टैक्स को बढ़ाने को लेकर के आम जनता से ना कोई सहमति नहीं प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। यानी कि मन में जो आता था वो राजा करता था। खास करके ये जो राजा था ना हमारा लुई 16, तो बहुत ज़्यादा स्वेच्छाचारी था और अनुशासन में रहता भी नहीं था ऐसा। इसलिए तो मनमानी टैक्स बढ़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा संतोष तो हमारा टैक्स को लेकर के ही हुआ था ना। उस तीन स्टेट में सारा असंतोष तो हमारा पनपा था इसी बात को लेकर के। तो देखो ये दे रहा है कि 5 मई 1789 को, है ना, करों के लिए असेंबली की बैठक को बुलाया गया था। और ये वहाँ का जो वायसराय था, उसका एक आलीशान भवन था, बिल्डिंग थी, उसमें इसको बुलाने का प्रयास किया गया था। और जो 300 रिप्रेजेंटेटिव का जो हमारा था, तीनों वर्ग से, तीसरे स्टेट का जो तुम्हारा इसमें दे रहा है कि पहला जो उसमें था ना, फर्स्ट, जिसको इस बुक के पेज नंबर पहले ही में, जहाँ पर ये सोशल स्टेटस दिखाने का प्रयास किया गया था, जिसमें पादरी थे, कुलीन थे और छोटे कामगार थे हमारे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो इसमें देखो ये कह क्या रहा है कि जो 300 रिप्रेजेंटेटिव हमारे बुलाए गए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से, यहाँ देखो 300 इच हुएर सीटेड इन रो। और सबसे बड़ा चीज़ देखो ये है कि मीटिंग अगर समान रूप से इसको बुलाने की व्यवस्था की गई है, तो ये लोग इनको सीट दिया गया, है ना, बिठाया गया। और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों को पीछे खड़ा कर दिया गया, जिसके चूँकि तीसरे स्टेट में तो 90% लोग थे ना, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव हमारे 600 के आसपास में थे। और होता था क्या, तुम्हें पता होगा कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस हमारे थे ना, स्पेशल राइट्स जो मिलते थे हमारे वहाँ के कुलीनों को मिलता था हमारा, जिसको हम लोग ये नोबेल सोसाइटी और जो पादरियों को मिलता था, है ना। तो ये पादरी और जो कुलीन थे, ये उसका एक प्रपोजल था कि क्या कहते हैं कि हर एक जो स्टेट होगा ना हमारा, एक मत देने का अधिकार उसको था। तो स्वाभाविक है कि 3 में एक एक करके अगर देने की बात होगी तो वो लोग राजा के पक्ष में ही देंगे, मतलब जो राजा का प्रपोजल टैक्स को लेकर के हमारा होगा, है ना। तो इसका विरोध किया गया, ठीक है। इसमें तुम्हारे तीसरे स्टेट के जो लोग थे, इन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं,
इस प्रथा का पालन हम नहीं करेंगे। और तीसरा ये रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ने मांगा कि इस बार पूरा असेंबली मिल करके ना वोट कास्ट करेगा, है ना। यानी कि फर्स्ट स्टेट के जो एक एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि तुम्हारा 6-6-1200 मतलब टोटल कंप्लीट हमारा इलेक्ट्रॉल हो जाएगा कॉलेजेस, और वहाँ से ये सब इंडिपेंडेंट वे में ना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन राजा को डर था इस बात का कि कहीं ना कहीं ये व्यवस्था कहीं उल्टा ना पड़ जाए, दाव उल्टा ना पड़ जाए, ठीक है। और इससे उसने डिनाई करने लगा। और इसका हवाला एक डेमोक्रेटिकल सिद्धांत पर आधारित हमारी बुक थी उस समय का रूसो का, जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ देखो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि हर एक सदस्य को मत देने का अधिकार होना चाहिए और एक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की पर आधारित है, ठीक है। तो इसको मानने का हमारा प्रयास तीसरे स्टेट के मतलब लोगों ने प्रपोजल रखा राजा के सामने, लेकिन राजा जो था इस बात को मानने के लिए तैयार हमारा नहीं था। और थर्ड स्टेट के लोग जो संख्या में ज़्यादा थे और पढ़े लिखे समृद्ध और शिक्षित लोग थे, मतलब खास करके वो क्या कहते तुम्हारा लुई 16 से तो बेहतर ही थे, है ना। आज भी वही स्थिति कम ज़्यादा करके है। सत्ता में कौन लोग बैठे हुए हैं तुमको देख सकते हो, पूरे देश का और पूरे राज्यों का एनालिसिस कर लो तो कितने पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग राजनीति में हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। उसके अपेक्षा कितना पढ़ा लिखा और जो कि व्यक्ति गली में भटक रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसी स्थिति, तो वहाँ भी कम ज़्यादा करके राजतंत्रात्मक व्यवस्था में इसी तरीके की बातें हमारी थी। तो थर्ड स्टेट में जो प्रतिनिधि थे वो उन्होंने अपने आप को ना स्पोक्स पर्सन घोषित कर दिया। यहाँ पर दिखा भी रहा है कि स्पोकमैन अपने आप को घोषित उन्होंने कर दिया। और 20 जून को ये प्रतिनिधि सभा जो थी ना, इंडोर कोर्ट वहाँ था वायसराय का, टेनिस जहाँ खेलता था वो लोग, वहाँ पर जा करके ना पूरी क्राउड को ना नेशनल असेंबली अपने आप को ना घोषित कर दिया, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। देखो यहाँ पर ये फोटो तुम्हारा दिए हुए है ना, तुम्हारे बुक में भी दिए हुए हैं ऐसा करके। और उसमें ऐसा है कि सम्राट की शक्तियों को ना कम करने के लिए संविधान तैयार करने के लिए बात की जाने लगी और असेंबली इस पर बात करने लगा। उसका 2 लीडर थे हमारे। एक लीडर था हमारा ये मिराबियो, है ना, और दूसरा था आबेसिए, इसमें नाम दिए हुए हैं मिराबियो और आबेसिए, 2 नाम हमारे हैं। आबेसिए यहाँ देखो दोनों को अंडरलाइन मैंने कर दिया, फिर से एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ तुम्हारे सुविधा के लिए, ऐसा। और मिराबियो, अब इसको तुम पढ़ोगे तो मिराबियो का जन्म जो था ना एक कुलीन परिवार में हुआ था। कुलीन का मतलब अरिस्टोक्रेट समूह था। तो जैसे सामंतवादी व्यवस्था में जो जन्म लेने वाले लोग हमारे होते हैं, जो कुलीनता पढ़े लिखे अच्छे घर से बिलोंग करता था हमारा। तो देखो ये चाहता ना तो ये राजा के फेवर में ही बात कर सकता था, लेकिन मिराबियो जो था ना सामंतों को मिलने वाले जो स्पेशल राइट्स थे हमारे ना, उसका वो विरोध करता था और इसको समाज से ना जड़ से समाप्त करना चाहता था। देखो यहाँ पर दिए हुए हैं ये बट वॉज कन्विंस टू द नीड टू द डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ द फ्यूडल ये प्रिविलेजेस, मतलब सामंतों को जो विशेष अधिकार हमारे मिलते थे उसको। और दूसरा आबेसिए जो था वो तुम्हारा पादरी था और उसने एक पम्पलेट छापा था कि व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, क्योंकि थर्ड स्टेट के सिग्निफिकेंस को बहुत सारे लोग डिनाई कर रहे थे, लेकिन इसका वो उसने बड़े स्तर पर विरोध किया कि नहीं, मतलब ऐसा व्यवस्था हमारा नहीं होना चाहिए और उसकी जगह पर थर्ड स्टेट की अहमियत को ना समझना होगा। नेक्स्ट है, ये घटना का जिक्र किया गया है कि नेशनल असेंबली का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था और पूरे असंतोष की एक लहर पैदा हो गई थी। वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बेकरीज के दाम आसमान छू रहे थे और गुस्साई भीड़ जो थी दुकानों पर हमला करने लगी। और 14 जुलाई को बास्टिल जो घृणा का प्रतीक हमारा था, यहाँ देखो दिए हुए है, उस पर हमला उन्होंने कर दिया, फ्रांस की जनता ने कर दिया, ऐसा करके। नेक्स्ट, देहातों में एक तुम्हारा अफवाह फैला, पूरे कंट्री में एक र्यूमर फैला हमारा, र्यूमर स्प्रेड्स, है ना, कि जागीर के जो बड़े बड़े मालिक हैं वो लठैत डकैतों को बुला करके लूटने पाटने का काम करना चाहते हैं, किसानों में भय पैदा करना चाहते हैं, है ना।
तो वो जनता वहाँ की जो थी ऐसा विरोध करने लगी। अन्य के जो हमारे गोडाउन वगैरह थे उसको लूटा जाने लगा था। जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो हमारे कागजात थे उसको जला दिया गया। ऐसी बातें होने लगी और बहुत सारे कुलीन जो थे ना, जागीरदार जो थे, वो डर से घबरा करके भाग गए। ठीक है। और लुई 16 जब इसी स्थिति को देखा तो उसने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया गया। थक करके, परेशान होकर के, लगा कि नहीं पूरी स्थिति खतरनाक हो जाएगी हमारी। और इसमें 4 अगस्त 1789 को, इसमें पढ़ोगे तो तुमको पाओगे कि असेंबली के जो हमारे टैक्स हो गए, इसके बाद में ड्यूटीज़ हमारा हो गया, और जो सामंतों को व्यवस्था को कम करने का और उसके जो इरेडिकेशन को लेकर के उन्मूलन का ना हमारा विचार आया। फ्यूडल सिस्टम ऑफ द ऑब्लिगेशंस एंड द टैक्सेस, है ना, ऐसी व्यवस्था। और इस प्रकार जब कम किया गया हमारा तो 10 लिब्रे, मतलब दिखा रहा अरब लिब्रे का सरकार का रेवेन्यू का कलेक्शन। अब सोचो कि कितना ज़्यादा पानी की तरह पैसा हमारा बहाया जाता था। इसमें देखो 2 बिलियन लिब्रे इसमें दिखा रहा है, 20 अरब का है ना, 20 अरब लिब्रे का हमारा उसके रेवेन्यू का कलेक्शन हमारा होता है। तो जो ये 89 की जो घटना के बाद में 1791 में एक संवैधानिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तुम्हारे सामने है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट में देखोगे कि एक ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया था कि जिसमें 25 साल से ऊपर के जो लोग हैं ना, जो 3 दिन का टैक्स पे कर सकते थे अपने मजदूरी का, है ना, उनको ना एक्टिव पॉपुलेशन माना गया और एक इलेक्टोरल कॉलेजेस का हमारा फॉर्मेशन किया गया, है ना, इलेक्शंस का। 50,000 उसमें लोग चुन के गए जिन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसने नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स का हमारा चुनाव किया। और देखो ये राजा के अधिकारों की, इसी बात को तो लड़ाई हो रही थी, राजा के अधिकारों को न कम करने के लिए, कंट्रोल का। हालांकि राजा के पास में वीटो राइट भी था इसको ये करने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव में हमारे राजा थे और उसके जो असेंबली चुनी गई थी उसके मिनिस्टर्स थे, उस पर भी उसकी कंट्रोल थी हमारी। ये एरो से सब कुछ क्लियर हो रहा है तुम लोग का, है ना। ये राजा चूँकि फ्यूडल में बहुत पुरानी व्यवस्था थी तो उसको बीटू दिया गया था, लेकिन बीटू का अधिकार वो कर लेते इसका कोई गारंटी नहीं है हमारा। ठीक है, चूँकि इसी बात की तो लड़ाई थी। वो बीटू का एक हमारा सीमित ही कहा जा सकता है। और जुडिशरी को यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट हमारा रखने का प्रयास किया गया। और इस तरीके से तुम देखोगे कि एक घोषणा पत्र हमारा तैयार किया गया पुरुष, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनका। कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट सच द राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ द स्पीच। ये उसमें व्यवस्था लाई गई, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करने की आज़ादी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता, वे आर एस्टेब्लिश्ड एज अ नेचुरल, है ना। ये उसको माना गया कि तुम्हारा एक नेचुरल तुम्हारा राइट है। अब हम ज़मीन पर आए हैं, हवा में, खुली हवा में सांस लेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अपनी अभिव्यक्ति को रख सकते हैं, कानून के समक्ष सब लोग समान होंगे। ये माना गया कि ये उसका जन्मजात अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता हमारा। ठीक है। और उसी फहरिस्त में एक बहुत बड़ी लिस्ट हमारी बनाई गई। यहाँ पर तुम्हारा लिस्ट बना हुआ है जो अभी मैं तुम लोग को बोलूँगा। अभी इसमें देखो दे रहा है कि मेन आर बर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, है ना। कानूनों में ये ऐसा हमारा होता है कि हर एक आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहता है, उसके अधिकार समान होते हैं हमारे, है ना। इसमें दे रहा है कि द एम ऑफ द एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑन द नेचुरल एंड द राइट टू द ऑफ मैन एंड दिस आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू द ऑपरेशंस। ये कह रहा है कि कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो उसको ये कर्तव्य बनता है कि वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता की, संपत्ति की सुरक्षा की, है ना, गारंटी दे। इसके बाद में एक एक पॉइंट देखो, सब रीजन्स किस में बातें की गई है, लिबर्टी की बातें की गई है, सब वेल नॉन है, सिविक्स में सारा कुछ तुम लोग पढ़ते हो। इसको एक एक लाइन को पढ़ोगे। अभी मैं जस्ट तुम लोग से मांगूंगा अभी ये बनवा करके, ताकि काफ़ी नज़दीक से इसको ना आपको पढ़ने का मौका मिले। और इसके बाद में वहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया, चूँकि फ्रांस में भी ना बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको क्या था कि बातें अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके लिए कुछ सिंबॉलिक चीज़ों का ना प्रेजेंटेशन हमारा किया गया, जिसमें ये देखो ब्रोकन चेन, इसके बाद में रेडिएटेड लाइट के बारे में यहाँ दिखा रहा है, ट्रायंगुलर लाइट के बारे में, रॉड, ये रॉड्स ऑफ द फेसेस, है ना।
इसके बाद में ये दंडात्मक व्यवस्था इसमें दी हुई है। इसके बाद में ये तुम्हारा फ्रेजियन टोपी है जो दास्ता से मुक्ति का प्रतीक है हमारा। ये फ्रांस का झंडा है ट्राई कलर का। ये पंख वाली वीमेन है जो मतलब कानून की राज की बात करती है। और ये एक तुम्हारा कानून का जो हमारा एक लेख लिखा हुआ है इस पर ऐसा करके। तो इस तरीके से चैप्टर ये 1 का सबसेक्शन 2 इस लेक्चर में तुम्हारा डिटेल्स में दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़िए, समझिए। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बात करिए, ठीक है। चूँकि मैं कुछ क्लास वर्क भी इसमें करवाऊँगा, ठीक है ना। पहले क्लास वर्क ही कराऊँगा एंड देन वीडियो भेजूँगा, ठीक है। तो इसको आप समझो, बहुत आसान है, इजी है, समझने का प्रयास कीजिए। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे बात करिए, ठीक है बाबू। चलो, इस वीडियो में इतना ही। ओके।